उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद आर्यन में। हम बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, जिसमें हमने क्रम से प्राचीन इतिहास को देखा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात की और आधुनिक भारत में ब्रिटिशों के आगमन पर भी बात की। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत में आ चुके हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में ही देख लिया था। अब यहाँ पर इनके आने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं इसको यहाँ पर समझेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पूरे की पूरी आर्थिक व्यवस्था पे ये धीमे धीमे कंट्रोल स्थापित करते जा रहे थे, है ना। एक शाही फरीमान जो है फर्रुखसिंह के द्वारा जो इनको दिया गया था, उसने पूरी की पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है वो इनके हाथों में सौंप दी थी। ठीक है, तो उन सभी कारणों से आगे क्या चीजें होती हैं, उससे कौन कौन सी आगे की घटनाएं जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि शाही फरमान जारी कर दिया गया था, उसके बाद उससे छीन भी लिया। बहुत सारी एक्टिविटीज को जो भी है हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट क्लास जो हमने छोड़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल का क्षेत्र है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक उपजाऊ क्षेत्र है ना। चाहे आप किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ की जो फसल है उसमें आप देखो कि चावल हो गया, गन्ना हो गया, इसके अलावा जूट, बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा सकता था और बहुत ही आसान तरीके से। तो ब्रिटिशों के लिए इस क्षेत्र पर कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि धीमे धीमे जो मुगल सम्राट है उसका पतन हो रहा है और उस पतन के कारण छोटे छोटी रियासतें जो हैं, अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्यों में अलग अलग शासक जो हैं वो पनपने लगते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। तो बंगाल में एक प्रथम स्वतंत्र शासक के तौर पर निकल के कौन आते हैं, आपके मुर्शीद कुली खां। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बंगाल को प्रथम स्वतंत्र शासक जो मिला वो कौन था, मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन आता है और इसी का सहायक होता है अलीवर्दी खां। और ये मिलकर क्या करते हैं, बंगाल को बहुत ज्यादा समृद्ध करते हैं। यहाँ पर अभी तक ये जो पीरियड होता है ये काफी ज्यादा समृद्ध रहता है। लेकिन यहाँ पर यही समृद्ध नहीं है, सिर्फ सम्राट नहीं है, सम्राट के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी संपन्न हो रहे हैं, है ना। और धीमे धीमे जो व्यापार है उस पे बिल्कुल बिना कंट्रोल के क्या चल रहा है, पूरा शोषण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अलीवर्दी खां के बाद जो उसका नाती आता है, ठीक है, अलीवर्दी खां के बाद आता है सिराजुद्दौला और ये क्या करता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। जब ये बंगाल की राजगद्दी पर बैठता है तो इसके कुछ विरोधी होते हैं जो इसके ही रिश्तेदार होते हैं। कौन कौन, जैसे शौकत जंग जो कि चचेरा भाई होता है, घसीटी बेगम जो कि इसकी मौसी होती है और सेनापति मीर जाफर, ठीक है, जो कि अलीवर्दी खां का दामाद था। ठीक है, यहाँ पर अलीवर्दी खां का क्या था, दामाद था। तो ये लोग जो है सिराजुद्दौला की राजगद्दी पे बैठने से खुश नहीं थे। और यही चीज होती है कि देखो यहाँ पर अपने ही रिश्तेदार, अपने भाई में कोई संपन्न हो जाता है तो इंसान को जलन होने लगती है और बाहर वाला आता है वो कह देता है कि भाई ये तो सही बात नहीं है, तुमको क्यों नहीं बिठाया, तुम तो उसके रिश्ते, तुम तो उसके बेटे थे, है ना। तो ये चीज खटक जाती है और इसी चीज की चीजें जो होती है, ऐसी जो घटनाएं होती है वो क्या करती है, मन में ऐसी भावना उत्पन्न कर देती है कि इसको हटाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्षमता भी तो देखनी चाहिए, है ना, और जो जिस लायक होता है वो वहां पर पहुंच ही जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सिराजुद्दौला के द्वारा इन सभी को क्या करना है, अब इसको राजगद्दी में बैठे रहना है तो स्वाभाविक है कि भाई जो भी इसके विरोधी हैं उनको ये हटाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 1756 में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया और मनीहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत अली को हराकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो जो मौसी है उनको कालकोठरी में डाल दिया, है ना, और ये मीर जाफर जो है इसको अपना सेनापति बना लिया। ठीक है, इसके बाद बात करें
सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच होने वाले मतभेद। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर सिर्फ राजा नहीं राज कर रहा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो ब्रिटिशों के हाथ में है, क्योंकि जो शाही फरमान है उसमें एक नहीं कई सारी चीजें जो हैं वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थमा दी गई हैं कि भाई आप अपना सिक्का चलाइए, जो भी आप सिक्के ढालेंगे उसको पूरे मुगल साम्राज्य में चलाइए। तो ये क्या था, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को आप अपने हाथ से अपने कंट्रोल से निकाल रहे हैं। और लेकिन भाई उस समय राजा खुश हो गया भाई, क्योंकि उसके समय में उन लोगों ने उस तरीके से बटिंग कर ली, लेकिन उससे काम नहीं चलना था। कहीं ना कहीं आपने किसी को परमिशन दे दी और वही इंसान क्या कर रहा है, आपने उसको परमिशन तो दो चीजों को दी है, लेकिन वो क्या करेगा, उसको वो भूल जाता है और फिर वो मन चाहे तरीके से शोषण करना शुरू कर देता है। और यही चीज अंग्रेजों ने की, क्योंकि भाई प्रॉफिट हो रहा था, लालच आना स्वाभाविक है, ज्यादा से ज्यादा शोषण कर ले, है ना। तो यही चीजें यहाँ पर हो रही है। अब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर सिराजुद्दौला जब गद्दी में बैठता है तो ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि राजा को सम्मान ना मिलना ये राजा के लिए बहुत ही ज्यादा खराब चीज होती है ना। उसको एकदम ऐसा लगता है कि उसका सम्मान नहीं हुआ, राजा का सम्मान ही तो सब कुछ है। तो ये सब चीजें जो है वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं की जाती, तो सिराजुद्दौला नाराज हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो गतिविधि है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा की जा रही थी, जैसे कि आप देखोगे कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जो जारी फरमान था में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेजी फैक्ट्री की प्रेसिडेंटी दस्तक, जो कि कर मुक्त व्यापार का परमिट थी, उसको जारी करता था। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि भैया शाही फरमान दे दिया है और आप क्या करिए, फ्री ट्रेड करिए, है ना, मुक्त व्यापार करिए। इसके बाद दस्तक का जो दुरुपयोग है वो बड़े पैमाने पर होने लगा। अब फ्री ट्रेड हो गया है, उसमें जो सम्राट है उसका किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास तो परमिट है, लेकिन कितना व्यापार हो रहा है उस सभी का लेखा जोखा जो है वो राजा तक नहीं पहुंच रहा है। और सिराजुद्दौला को ये चीज खटक रही है, राजा को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। उसके बाद आप देखोगे कि सिराजुद्दौला नवाब जो है वो नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री, ये बंगाल में ही है, यहाँ पर जो व्यापारिक क्षेत्र था कासिम बाजार, वहां पर सम्राट को निरीक्षण करने की अनुमति ही नहीं दी गई। राजा के क्षेत्र में, उसके साम्राज्य में क्या गतिविधि चल रही है, यही चीज जो है इसकी भी उनको परमिशन नहीं थी। भाई अब ये सब चीजें जो है वो क्या करेगी, राजा को गुस्सा दिलाएगी, सम्राट को यहाँ पर नाराज कर रही हैं। और भाई ये साम्राज्य क्या, क्योंकि भाई कंट्रोल तो इन्हीं का है ना, तो यहाँ पर नवाब को सम्मान और उपहार कंपनी के द्वारा देना बंद कर दिया गया। पहले क्या होता था कि अगर ये लोग व्यापार करते थे तो राजा को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ भेंट दिया करते थे, लेकिन वो सब भी यहाँ पर समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे सिराजुद्दौला ने 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण कर पूरे कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ये भाई बहुत मनमानी चल रही है, अब नहीं चलने दूंगा, अब तुम पे कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है, तुम मेरे ही क्षेत्र में आकर मुझे ही रोक रहे हो, तो ये चीज नहीं होती है। तो भाई इन पे क्या करता है, आक्रमण करता है और इस पर अधिकार कर लेता है। लेकिन अंग्रेजों की एक चीज अच्छी थी कि जैसे ही उनको पता चला कि भाई ये चीज जा रही है, वो तुरंत क्या करते थे, आत्मसमर्पण कर देते कि भाई ये गलती हो गई, माफ कर दो हमें, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ सम्मान ही तो सब कुछ है, माफी मांग ली, माफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया। उसके बाद आप देखोगे कि 20 जून को फोर्ट विलियम देखो माफ ऐसे ही नहीं कर दिया गया राजा को, क्योंकि गुस्सा था। तो इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, उसमें एक घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि होती है 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए 146, ठीक है, 146 कैदियों जिसमें स्त्री बच्चे, ठीक है, उनको क्या करता है, एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। और 20 जून को, ठीक है, अगले ही दिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं इसमें लगभग 23 व्यक्ति जो है वो जीवित रहते हैं। एक छोटे से कमरे में सबको एकदम दबा दबा के भर दिया। और वहां पे घुटन के कारण क्या होते हैं, जो वहां पे ब्रिटिशर्स होते हैं, जो उनके बीवी बच्चे जो भी होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, आधे से ज्यादा लोगों की यहाँ पर
मौत हो जाती है, जिसमें कुल 23 ही बचते हैं। और इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, काल कोठरी त्रासदी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है आप, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ शोषण हो रहा था, लेकिन राजा का जो गुस्सा था उसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके की घटना जो होती है, ये भी क्या करती है, अंग्रेजों को गुस्सा दिलाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि पहला गवर्नर बन के आता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा पहला गवर्नर बन के कौन आता है, लॉर्ड क्लाइव। इसके नेतृत्व में अक्टूबर 1756 में अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अटैक किया गया और इसको 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई, जिसमें उन्होंने कह दिया कि सिराजुद्दौला के विरोध में, एक तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लाइव आता है तो क्या करेगा कि भाई तुमने ये सब जो किया है इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब हम डिसाइड करेंगे कि राजा कौन बनेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को हटा देते हैं और जो इसका विरोधी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो यहाँ पर इसका जो दुश्मन था कौन, मीर जाफर, जो कि खुद गद्दी में बैठना चाहता था, उसी को लेकर आ जाते हैं। अब इसको लेकर आएंगे मीर जाफर को, है ना, इनके ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से ये आएगा, राजा बनेगा। तो आपको क्या लगता है ये किसके इशारे पे चलेगा, अंग्रेजों के इशारे पे चलेगा। तो यहाँ पर मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है और यहीं से आप देखेंगे कि प्लासी का जो युद्ध है उसकी जो एक तैयारी है, यानी कि जो प्लासी के युद्ध की घटना आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसकी हमने भूमिका देखी कि किस तरीके से एक घटना जो है उसके एक क्रम को बनाती चली गई। ठीक है, याद आ रहा है, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी, उसके बाद सिराजुद्दौला बैठता है और वो किस तरीके से करता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया जाता है। अब यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, काफी बार पूछा जाता है। इसके अलावा सवाल एक चीज ये भी आती है कि प्लासी का जो युद्ध है वो भारत का एक निर्णायक युद्ध है, यानी कि ये निर्धारित कर देता है कि ब्रिटिशर्स जो है उनके हाथों में यहाँ पर कंट्रोल जो है वो आ चुका है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है ब्रिटिशर्स डिसाइड कर रहे हैं। ये जो प्लासी का युद्ध है, ये प्लासी नामक एक जगह जो कि नदिया जिला है आपके कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे, वहां पर ये प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में एक तरफ तो क्योंकि जाफर को लेकर आए हैं, ठीक है, इसको हटाने के लिए आप देखोगे कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सेना होती है जिसका नेतृत्व कौन करेगा, लॉर्ड क्लाइव करता है। ठीक है, और यहाँ पर 1100 यूरोपिक सैनिक लेके हैं, इसके अलावा कुछ तोप लेके जाते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं। यहाँ पर जो नवाब होता है, नवाब की सेना जो है वो राजद्रोही होती है। ये अपने ही लोगों को क्या करते हैं, अपने ही राजा को धोखा देते हैं, जिसमें मीर जाफर आता है। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध है यही घटना है जो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा देती है। ठीक है, तो यार लतीफ खां, ठीक है, ये लोग सैनिक लेकर, राय दुर्लभ, ये सभी क्या करते हैं, जाते हैं सेना लेकर। लेकिन इसमें आप देखोगे कि राजा के 2 वफादार सैनिक होते हैं जो इसी प्लासी के युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, जो कि सिराजुद्दौला के काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स का ही साथ देकर बिना लड़े ही यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, अब भाई जब राजा के उसमें सपोर्ट में लोग अपने ही लोग नहीं होंगे तो फिर स्वाभाविक है कि यहाँ से राजा को हटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिराजुद्दौला की हत्या कर 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि हमने पहले देखा था। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये जो घटना होती है ना, अलीनगर की संधि जो होती है वो इसी प्लासी के युद्ध के बाद होती है। अब यहाँ पर मीर जाफर आ जाता है जो कि 1757 से लेकर 60 तक रहता है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कर दिया। भाई लेकर आ गए हैं तो अब क्या करेगा, ये जो सम्राट है वो अंग्रेजों की तो सुनेगा ही सुनेगा। और जैसे ही मीर जाफर को बिठाया जाता है ये खुश हो जाता है, कहता है आइए आपको हम कुछ तोहफे में देते हैं। तो मीर जाफर क्या करेंगे, कंपनी को 24 परगना जो एक जगह है बंगाल में, वहां पर उसकी जमींदारी जो है ब्रिटिशों को, क्लाइव को तोहफे में दे देते हैं, जाइए आप जमींदारी करिए। अब यहाँ पे क्या होगा, शोषण होगा।
ठीक है, आम जो जनता है वो प्रभावित होगी। इसके बाद इतने ही नहीं, रॉबर्ट क्लाइव को उसने 2,34,000 पाउंड व्यक्तिगत तौर पर भेंट दिए। ठीक है, इतना भेंट आज के समय 2 लाख रुपए, आज के समय भी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सोचिए उस समय 1757 प्लासी के युद्ध के समय की बात हो रही है, कितना बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों पे जो है वो किसको सौंप दी गई, अंग्रेजों को सौंप दी गई। अंग्रेजी सरकार का खर्च वहन ना कर पाने पर अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी डिमांड आने लगेगी अंग्रेजों की। ठीक है, बहुत सारा टैक्सेशन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सम्राट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, और यही कारण होता है कि जो मीर जाफर होता है वो अपने दामाद को 1760 में, जिसका नाम क्या है, मीर कासिम, इसके चलते सिंहासन को छोड़ देता है। ठीक है, अब कौन आ जाएगा, मीर कासिम। ठीक है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, उसके बाद उसी का दामाद मीर कासिम आ जाता है। अब मीर कासिम आएगा, ये यहाँ पर इसका जो टेन्योर है वो 1760 से लेकर 1765 तक का रहता है, और इसी बीच में आप देखोगे कि बक्सर की लड़ाई भी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मीर कासिम है ये अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी में सबसे योग्य था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जो राजधानी थी जिसको ये लोग लेकर आए थे मुर्शिदाबाद, उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। यानी कि तुम मांगने आओगे, तुमको थोड़ी दूरी तो तय करनी पड़ेगी, रोज रोज तो नहीं आओगे, है ना। तो इसके लिए क्या कर दिया इसने, राजधानी को चेंज कर दिया भाई, कि थोड़े तो शांति बख्शे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो किसके द्वारा की गई, मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम ने अब जब ये गद्दी में बैठ गया, क्योंकि ये एक्टिविटीज को समझ रहा था, तो इसने क्या सोचा कि भाई कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, जिस तरीके से आप देखो सिराजुद्दौला भी करने की कोशिश। एक चीज आप देखो, जितना भी अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि जब जब ब्रिटिशर्स पे कंट्रोल किया तुरंत माफी मांगी, और फिर से अच्छे तैयारी के साथ दोबारा से आ गए, है ना। और यही चीज यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर निम्न प्रकार से रोक लगाने की कोशिश की, जिसमें अधिक धन वाले जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनसे धन छीन लिया कि भाई तुम्हारे पास कैसे आया, दीजिए। इसके अलावा जो सरकारी खर्च था उसमें कटौती कर दी गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि कर्मचारियों की जो है छटनी की गई, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग वहां पर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो शाही फरमान था उस पर रोक लगा दी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाही फरमान जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, फर्रुख सियर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने क्या किया है, बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना लिया। ये वही व्यक्ति है जो कि ब्रिटिशर्स के डर से मीर कासिम को लेकर आया था सिंहासन पे, और इसको ही फिर से क्या करते हैं कि भाई तुम्हारा जो दामाद है वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है, इसको हटाओ नहीं तो हम इसको मार देंगे, तुम चुपचाप से गद्दी में बैठो और जैसा हम कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बक्सर की होती है लड़ाई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध 1757 में है, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा जाता है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, वहां पर कौन था, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है प्लासी का युद्ध। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध है इसका कंपनी की ओर से यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन है, हेक्टर मुनरो। तो सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करता था वो कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। इसके अलावा दूसरी ओर अवध के नवाब मुगल सम्राट, ठीक है, जो अवध के नवाब थे, इसके अलावा जो मुगल सम्राट और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, मुगल सम्राट में बहादुर शाह आलम द्वितीय होता है यहाँ पर मुगल सम्राट। ठीक है, तो अवध के नवाब हो गए, शाह आलम द्वितीय हो गया और मीर कासिम, ये मिलकर क्या करते हैं, और इसके अलावा कुछ फ्रांसीसी भी होते हैं इनमें शामिल, जो कि मिलकर क्या करते हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ बक्सर नामक जगह पर अक्टूबर 1764 में युद्ध करते हैं। और यहाँ पर जो अंग्रेजों की क्या होती है, जीत हो जाती है, और यहाँ पर जीत के बाद इलाहाबाद की संधि करते हैं। और इस संधि में कंपनी ने क्या कहा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूर्ण रूप से जो प्रभुत्व है वो हमारा होगा। आप सोचिए जितनी बार इन्होंने
माफी मांगी, लड़ाई की और उतने ही ज्यादा ये स्ट्रांगली चीजों पर कंट्रोल करते जा रहे थे। अब यहाँ पर जो कि थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता था राजा का वो भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आर्थिक तौर पर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया है, अब इनका पूरे प्लासी के युद्ध के बाद जो कि मैंने बताया आपको कि निर्णायक युद्ध था, तो ये क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भी इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे कि अब क्या होगा, बंगाल में द्वैध शासन स्थापित होगा, यानी कि कहने के लिए आप कह लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन्हीं के इशारे पर सम्राट के द्वारा अब शासन चलेगा। राजा को बोला तुम साइड में बैठो, तुमको हम पेंशन देंगे, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है तुम लो, बस ज्यादा मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहते हुए एक तरफ नाम मात्र का सम्राट है और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स इस तरीके से यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई कि किस तरीके से बक्सर का युद्ध होता है और किस तरीके से प्लासी का जो युद्ध है इसकी घटनाओं की भूमिका बनी थी, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में कौन था? अवध के नवाब थे, मुगल सम्राट हो गए और मीर जाफर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो ये लोग यहाँ आ चुके हैं, है ना, और यहाँ पर इनको क्या दे दिया है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूर्ण रूप से क्या है, आप पूरा कंट्रोल आपका है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजों को करेंगे और यहाँ पर अब सीधे सीधे नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर एक व्यक्ति को जमींदार बनाएंगे और कहेंगे कि तुम कलेक्ट करो टैक्स, और डिसाइड कर देंगे। अपना फरमान ये ऊपर बैठे बैठे ऑफिस में बनाते जा रहे थे और निचले स्तर पर जो किसान वर्ग था वो शोषित होता जा रहा था, क्योंकि टैक्स तो लगा रहे थे कि भाई अगर तुम्हें यहाँ रह के जो भी उपज होती है ना, उसको तुम्हें इतना प्रतिशत कर देना पड़ेगा, चाहे सूखा हो जाए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। ये सरकार की तरफ से फरमान हो गया और इसको वसूलने के लिए बीच में किसको लेकर आते हैं? जमींदार। इसी तरीके से आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स की जो शासन व्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करेगी? प्रभावित करेगी, जिसमें मूल रूप से हमें ये एक तो है स्थायी बंदोबस्त जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोला जाता है, दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था। इसने किसानों की जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ के रख दी। मतलब इतना ज्यादा शोषण हुआ है यहाँ पर, जिसमें किसान वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित और कमजोर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है उसको यहाँ पर देखिए कि स्थायी बंदोबस्त को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? कॉर्नवालिस, ठीक है। और इसने क्या किया? टैक्स लगा दिया, 10 वर्षों के लिए फरमान जारी कर दिया। कितने? भारत का जो क्षेत्रफल था कौन कौन सा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का 19% क्षेत्रफल था। यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको कर देना पड़ेगा कितना? 10/11 भाग, ठीक है। और ये वसूलता कौन था? जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा, ठीक है, इसको शुरू किया गया। ये कहाँ पर किया गया? अच्छा, क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन सी व्यवस्था को कहाँ पर शुरू किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है, जिसमें 10/11 भाग पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, कृषक या फिर किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसमें सीधे सीधे किसानों से टैक्स वसूला जा रहा है। तो इसमें इसको लाने वाले कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और ये कहाँ पे लागू किया गया? तमिलनाडु, मुंबई और मद्रास वाले क्षेत्र में, जो कि लगभग 51% क्षेत्र था, जिसमें जो भी भूभाग का कर था वो आपको आधा इनको देना पड़ता था। किसको? कृषक ही यहाँ के भूस्वामी थे, यानी डायरेक्टली जो किसान थे उनसे वसूली की जाती थी। तीसरा है महलवाड़ी, जिसको शुरू करते हैं लॉर्ड मैकेंजी। लॉर्ड मैकेंजी, ठीक है, इनको याद रखिए, मैकेंजी, ठीक है। महलवाड़ी का मतलब होता है पूरा का पूरा मोहल्ला, यानी कि पूरा का पूरा गांव, ठीक है, जिसमें आगे लॉर्ड हेस्टिंग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये किस क्षेत्र में? मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब वाले क्षेत्र में होता है।
और इसमें कितना लगभग 30% कर देना पड़ता था। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो शोषण की जो इनकी नीति थी वो कितनी ज़्यादा खराब थी और इसका प्रभाव जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे लगातार हो रहा था। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा कि ये लोग टैक्स वसूल रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जो ये निर्धारित करेंगे वही चीज होगा। तो भारत में जो व्यापार था, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो हस्तशिल्प थे, वो सब समाप्त हो जाते हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कड़ी थी वो यहाँ पर टूट जाती है और आप देखेंगे कि भारत में औद्योगिक पतन जो है ये शुरू हो जाता है, जिससे जो भी परंपरागत हमारे हस्तशिल्प उद्योग थे वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर इसको बहुत ही शानदार तरीके से हमारे जो दादा भाई नेहरू जी हैं उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, धन की निकासी का सिद्धांत। ठीक है, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो भारत से धन जो है वो क्या कहते हैं, ब्रिटेन लेकर चले जाते हैं। इस चीज को आप देखोगे कि जो कच्चा मटेरियल है, अब सोचिए कि हमारे यहाँ की जो क्वालिटी है ना कपड़े की या बाकी प्रोडक्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि यूरोप में एक नया दौर चल रहा था, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का दौर था, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार कर दिया गया और रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जाकर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट उसको ठीक ठाक करके फिर से लाकर टैक्स लेकर, ठीक है, टैक्स लगता था उसमें टैक्स लगाकर यहाँ पर बेचा जाता था। आप सोचिए कि हमारा ही प्रोडक्ट हमें ही दुगनी तिगनी कीमतों पे मिल रहा है और हमारे जो कृषक हैं, हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग वाले जो व्यक्ति हैं, उन पे क्या हो रहा है, उनका पूरी तरीके से जो व्यापार है उसको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है इनकी रही और पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को इन्होंने खराब कर दिया और ये संघर्ष जो है लंबे समय तक चलता रहा। इनके द्वारा कई सारी चीजों को किया गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि समराइज तरीके से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा बहुत सारी चीजें हैं जो कि की गई हैं। अब देखो, ये एक घटना है जो कि 1700 एक सेकेंड आपकी कब शुरू होती है, 1757 में, और 1757 से लेकर जब प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, प्लासी का युद्ध, उसके बाद ये जो शोषण का दौर है ना, ब्रिटिशों की मनमानी का जो दौर है, ये लगातार चलता रहता है और 100 वर्ष तक इनको कोई विरोध नहीं कर पाता है। सब दुखी है, हर वर्ग दुखी है, कोई भी खुश नहीं है, चाहे महिला, बच्चे, किसान, व्यापारी, सब दुखी है, लेकिन कोई भी इनके खिलाफ जो है विरोध नहीं कर पा रहा है। ब्रिटिशर्स ने कई सारी चीज़ों पे, क्योंकि आप देखोगे सभी जगह उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका था, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रिंटिंग प्रेस, समाचार, है ना, बाकी चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जहाँ पे आप देखोगे सती प्रथा पे रोक लगा देते हैं, बाल विवाह पे रोक लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ये धार्मिक तौर पर रोक लगाते हैं। इससे भी जो हमारा समाज है जो कि परंपराओं से चला आ रहा था उस पर भी ठेस पहुंचती है कि आप आकर हमारे ही धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लोग इससे भी परेशान थे, लेकिन इसका भी विरोध कुछ तौर पर हो रहा था, छोटे मोटे तौर पर विरोध जगह जगह किया जा रहा था, लेकिन एक बड़े तौर पर जो विरोध है वो किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा। इसको आप राजनीतिक तौर पे देखो कि जो राजा है वो भी सिर्फ नाम मात्र का है, द्वैध शासन चल रहा है, सम्राट होते हुए भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, राजनीतिक समाज में भी आप देख लो कि यहाँ पे इतना टैक्सेशन, किसान वर्ग परेशान है, महिला शोषण, हर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी कारण होते हैं कि लोगों में गुस्सा, क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा है और यहीं पर एक घटना हो जाती है जिसे हम कहते हैं 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसका कारण क्या होता है कि इसका जो उस समय का कारण है कि आखिर ये जो घटना है ना, ये एक ऐसी घटना होती है, बहुत सारे जो लेखक हैं इसको स्वतंत्रता के लिए पहली घटना मानते हैं। ठीक है, कि स्वतंत्रता का पहली जो शुरुआत है वो 1857 से हुई है और ये कहने में कहीं हद तक सही भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि तत्कालिक कारण होता है कि जो न्यू इनफील्ड राइफल होती है, देखो
भारतीय लोगों को अपनी सेना में शामिल कर लिया जाता है, धार्मिक रूप से ही बहुत तरीके से। जो हमारे भारतीय हैं वो लोग तिलक लगाते हैं, पगड़ी पहनते हैं, है ना, जो कपाड़ होता है उसको रखते हैं। इन सभी चीज़ों पे रोक लगा दी गई। यहाँ तक तो ठीक था कि भाई अब सेना में भर्ती हो रही है, लोगों को काम चाहिए था, तो लोगों ने इस चीज़ पर ज़्यादा विरोध नहीं किया कि भाई पगड़ी उतारनी उतार देते हैं, तिलक नहीं लगाना नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि पहले जो है नॉर्मल तरीके का कारतूस होता था, अब उसमें एक एडवांस तरीके की राइफल लेकर आते हैं, बंदूक लेकर आते हैं, जो कि गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस होते हैं वो बने होते हैं। और ये हमारी धार्मिक आस्थाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी घटना का जो शुरुआत है ये की जाती है किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। और मंगल पांडे होते हैं धर्म से ब्राह्मण, और ब्राह्मण वर्ग में ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि भाई ये जो मांस मच्छी है उसको वो सेवन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका उपयोग करना जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा नागवार था। इसीलिए आप देखोगे कि जब ये कारतूस आती है और ये बात फैल जाती है कि चर्बी वाले कारतूस जो है अब यहाँ पर उपयोग में लाए जाएंगे सैनिकों के, तो इसी को सुनते हुए 23 जनवरी को दमदमा एक जगह है, वहां पर सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को मतलब उसका यूज करने से मना कर दिया कि भाई हम पुराने कारतूसों से काम चला लेंगे, हम ये यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तक बात नहीं रुकती है, ये फिर घटना 26 जनवरी को फिर से बहरामपुर, जहां जहां राइफल्स पहुंचती है वहां वहां विद्रोह शुरू हो जाता है। तो पहला विद्रोह देखते हैं हम दमदमा में, उसके बाद दूसरा बहरामपुर जहां पर सैनिक विद्रोह कर दिया जाता है। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर नामक जगह पर, जो कि मुर्शिदाबाद के पास है, यहाँ पर मंगल पांडे के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा ये ब्रिटिशर्स की जो रेजिमेंट होती है ना, टुकड़ी होती है ना सैनिकों की, तो उस समय ब्रिटिशर्स की जो टुकड़ी थी जिसका नाम क्या, 34वीं रेजिमेंट, इसी में थे मंगल पांडे और उनके साथी। वो क्या करते हैं, इन कारतूसों को यूज करने से मना कर देते हैं, प्रयोग करने से मना कर देते हैं, और साथ ही के साथ जो लेफ्टिनेंट बाग है और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, ये मिलके क्या करते हैं, जो ऑफिसर होते हैं उस रेजिमेंट के उनको मार देते हैं, और यही घटना जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। इसको आप देखेंगे कि 8 अप्रैल को अब इन्होंने क्या किया है, हत्या की है, तो इनको पकड़ लिया जाता है, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और फांसी देने के साथ, क्योंकि सभी लोग विद्रोह कर रहे थे, तो रेजिमेंट को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात, क्योंकि डिफरेंट क्षेत्रों में क्या था, टुकड़ियां थी, रेजिमेंट थे, तो यहाँ पर जो मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के जो लोग थे, जिसमें 99 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ठीक है, अब कहाँ विद्रोह पहुंच गया, 24 अप्रैल को मेरठ भी पहुंच गया, वहां पे भी घटना होती है। अब 9 मई 1857 को इनमें से 85 को बर्खास्त कर दिया जाता है और 10 वर्ष की सजा सुना दी। सारे के सारे सैनिक हैं, ठीक है, सबको आप बर्खास्त कर दो, निकाल दिया, और 10 वर्षों की कौन रुकने वाला है, नहीं। यहाँ पे अब तो बात हाथ से निकल चुकी है, तुम लोगों ने कर दिया विद्रोह। आप देखिए छुटपुट तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में आप देख पाएंगे, है ना, अलग अलग जगह में एक ही चीज, एक ही मुद्दा है, उस समय का तात्कालिक कारण है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना जो है वो विद्रोह कर देती है, और अपने अधिकारियों को जो उनको रोक रहे थे ब्रिटिशर्स जो थे, उन्हीं अधिकारियों पे गोली चला देते हैं, और 35 कैदियों को मुक्त कराकर, जिनको सजा सुनाई गई थी, उनको वहां से निकालकर दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दिल्ली की ओर क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि दिल्ली में ही भारतीय जो सम्राट हैं वो कहाँ थे, दिल्ली में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरठ में लगभग 2200 यूरोपीय सैनिकों के पास इस विद्रोह को रोकने का साहस नहीं था। पूरी की पूरी भारतीय टुकड़ी जो है वो विरोध करने लगी थी। अब विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज तो ये डेट 10 मई को याद रखना कि मेरठ से ये लोग विद्रोह कर देते हैं, और 1857 का जो प्रॉपर तरीके का विद्रोह है वो पूछा जाता है कि कहाँ से शुरुआत की जाती है, तो यहाँ 10 मई से। ठीक है, विद्रोही सैनिक करके 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, और 12 मई को जो दिल्ली में
दिल्ली पर क्या करते हैं, ये अधिकार कर लेते हैं। और विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। अब विद्रोही क्या करेंगे, बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर लेंगे। कर लो। अब आप बहुत सुन ली तुम लोगों की, है ना, मतलब अब हम विद्रोह पे उतर आए हैं, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि सम्राट को इन्होंने घोषित कर दिया फिर से कि भैया हम अपने राजा की सुनेंगे, लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं थी। इसी कारण लोगों को एकत्र होने का मौका मिल गया, यानी कि ये एक पॉइंट हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स सब जगह थे, लोगों को इकट्ठा नहीं होने, एकजुट होंगे तो फिर सीधी सी बात है कि विद्रोह करेंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे। इसीलिए वो क्या करते थे, सब पे नजर रखते। लेकिन यहाँ पर ये कारण तो हो गया, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ये सब एकत्रित होते हैं, जहां पर वक्त खां जो कि बरेली के मुख्य नेतृत्वकर्ता होते हैं, ये भी दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार होता है, फिर से अटैक करते हैं। और इसी अटैक में जो ब्रिटिशर्स का अधिकारी है जॉन निकोलसन, वो मारा जाता है और हडसन जो है इसमें नेतृत्व करता है। और दिल्ली के लाल किले के सामने सम्राट के जो पुत्र होते हैं कि भाई निकोलसन मारा गया है तो गुस्सा तो हम भी दिखाएंगे, और यहाँ पे क्या करता है, सम्राट के दोनों पुत्रों को उठा लेता है और उसको पोते को उठा लेता है। पुत्र का नाम है मिर्जा गुलाम और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और पौत्र जो है मिर्जा अबू बर्क, इसको क्या कर देते हैं, लाल किले में हडसन के द्वारा गोली मार दी जाती है। और ये घटना जो है फिर से क्या करती है, जो कि ब्रिटिश सत्ता से जो पावर, जो शक्ति बाहर निकल रही थी, कहीं ना कहीं विद्रोहियों के द्वारा छीनी जा रही थी, उस पर फिर से अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को, और इन्हें निर्वासित कर रंगून कहाँ है, म्यांमार, वर्तमान म्यांमार में है, ठीक है, रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम सम्राट होता है मुगल वंश का, ठीक है। ये भी अगर ये पूछा जाता है कि मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। इसको रंगून भेज दिया जाता है और ये वहीं पर मर जाता है। बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम सम्राट होता है और बख्त खां दिल्ली चले जाते हैं। इस घटना जो 1857 होती है उसको मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था और उसी घटना को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश की है, उस दुख को, उस दर्द को बताने की कोशिश की है। मिर्जा गालिब कहते हैं कि दिल्ली में जो विद्रोह है उसको देखते हुए कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना लिखा है। ये विद्रोह जितना आप लोग सुन रहे हैं ना, जितना मैं बता पा रही हूँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप अपने ही घर में आपको कोई दबा रहा है, आपकी आजादी छीन रहा है, आपको शोषण कर रहा है, होता है ना, कभी कभी आप किसी की सुन रहे हो, कोई बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको शोषित करता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको विद्रोह करना ही पड़ता है कि नहीं कर सकता मैं इस चीज को, और वही चीज यहाँ पर हुई। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, फिर से दबा दिया गया। लेकिन 1857 की घटना का प्रभाव सिर्फ यहीं तक नहीं था, अब ये एक शुरुआत हो चुकी थी। और इसी चीज को आप देखोगे कि 1857 की क्रांति में छोटे छोटे क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विद्रोह के कारण थे। कहीं पर सत्ता का कारण था, कहीं पर धार्मिक कारण था, कहीं पर राजनीतिक कारण था। और उसी कारण में आप देखोगे कि जब ये बात फैलती है कि भाई विद्रोह हो रहा है, तो सभी क्षेत्रों में होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 की विद्रोह का, तो बहादुर शाह द्वितीय। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 को, कानपुर में कौन लड़ रहा था, तो नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिजारिस कादिर। झांसी और ग्वालियर से जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। इसी दौरान ही इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये 1857 की ही क्रांति की आग थी जो झांसी पहुंच गई और जहां
ये जो है रानी लक्ष्मीबाई वो शहीद हो जाती हैं, मारी जाती हैं। इसी में आप देखोगे कि फैजाबाद का जो विद्रोह है वो किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। इलाहाबाद में कौन था, लियाकत अली था। बरेली से खान बहादुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता लखनऊ में कौन था, बरेली में कौन था, दिल्ली में कौन था, इलाहाबाद में कौन था। ठीक है, तो इसको ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखो एक चीज है यहाँ पर, अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती, मान लो, देखो ये एक रीजन था कि 1857 की क्रांति अलग अलग क्षेत्रों में हो रही थी, ये सबके अपने खुद के कारण थे। अगर यही लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे होते, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते, तो शायद जो आजादी हमें आजादी लेने में 1857 के बाद फिर से 100 साल लगे हैं वो शायद ना लगते, हम शायद बहुत पहले ही आजाद हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज की शुरुआत जो है वो होती है, और एक घटना जो 1857 की है उसने एक चिंगारी तो लगा ही दी थी, जिससे हमारी जो आज़ादी है 1947 में जो हम आज़ाद होते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि एक भूमिका के तौर पर 1857 का विद्रोह इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद भी रखिए और इसको महसूस भी करिए। ठीक है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, आज हम बहुत आज़ाद तरीके से रहते हैं, खुले विचारों के हैं, जो चाहे एक्सप्रेस कर देते हैं। आज के समय तो मतलब हम सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी कर रहे हैं, है ना, किसी भी तरीके की एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सोचिए आप अपने घर में आज़ाद हैं, उस समय कितनी तकलीफों से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, है ना। चलिए, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, पर यहाँ पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरे टॉपिक से, उसको यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। याद करिए, किसने की थी, बताइए किसने की थी। मीर जाफर को हटाया गया था, मीर कासिम आया, मीर कासिम को समझ में आ गया था कि जो लॉर्ड क्लाइव है ना, ये लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं और उस चीज को नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या किया, उसने सीधे सीधे अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली कि भाई कुछ दिन ठहरो, रुको, हमें सांस लेने दो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 में। के समय दिल्ली का शासक कौन था, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अच्छा, शाह आलम प्रथम है, यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कब की बात की गई है, बक्सर के युद्ध की बात की गई है। ठीक है, 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। अच्छा, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, बैरन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है वो प्लासी की लड़ाई थी, उसी के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1798 में लाई गई लॉर्ड बेलिजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, सबसे पहले। ठीक है, आपके ऑप्शन है अवध का नवाब, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के नवाब और मैसूर के राजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, सबसे पहले सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब क्या है कि राजा को अपने उसमें मिला लीजिए, दूसरे जो क्षेत्र है उससे विद्रोह करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हैदराबाद के जो निजाम है इनके साथ सहायक संधि करके इनको खुद में मिलाते चले गए, और ये बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, इसके बाद बात करें 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, कैनिंग के द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा, क्लाइव के द्वारा और कॉर्नवालिस। तो अभी हमने देखा था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ है और यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव जो है उसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली, झांसी, मेरठ और आपका कानपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था ना 10 मई को। ठीक है, 10
मई को। कहाँ से शुरू होता है? मेरठ में होता है। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और वहां जाकर जो अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह द्वितीय, उसको क्या करते हैं? सम्राट घोषित कर देते हैं। लेकिन फिर से क्या होता है? अटैक कर दिया जाता है और हडसन के द्वारा जो जॉन निकोलसन है वो मारा जाता है और हडसन जो बहादुर शाह द्वितीय है उसको रंगून भेज देता है और उसके ही पुत्र और पोते को दिल्ली के लाल किले में मार देता है। ठीक है, तो ये पूरी घटना आपको यहाँ पर याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए जल्दी, ये तो आराम से आप बता सकते हैं। चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी कमी। ठीक है, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। बताइए जल्दी। तो इसका सही तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले दमदमा में होता है, उसके बाद बहरामपुर, ठीक है, उसके बाद बैरकपुर में जो मंगल पांडे हैं वो विरोध कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया? बहुत ही आसान सा सवाल है। मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंगल पांडे। ठीक है, जिनको आगे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किए, ये किस रेजिमेंट से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे या 38वीं? तो आपको बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा किस रेजिमेंट से थे, यानी कि किस टुकड़ी से थे, सैनिक टुकड़ी से, तो 34वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया है? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से और इलाहाबाद से। तो बेगम नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ, यहाँ से किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का अगर जन्म स्थान पूछा जाए तो वैसे तो आपको जब भी रानी लक्ष्मी का नाम आता है तो झांसी आ जाता है आपको, लेकिन उनका विवाह हुआ था ग्वालियर में। लेकिन ये थी कहाँ से? बनारस में, बनारस से थी। और इनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। बेंजामिन डिज़रायली, या फिर लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन, या फिर लॉर्ड पामस्टम। ठीक है, तो 1857 की जब क्रांति चल रही थी भारत में, तो उस समय ब्रिटिशर्स के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, अगला सवाल है आपका, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? जब विद्रोह करके ये लोग बाहर निकल रहे थे तो झंडा लेके निकले थे और उसका जो चिन्ह था वो क्या था? कलम, चपाती, कलम गदा, कलम गुलाब, या चपाती तलवार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलम और चपाती। तो ये है आपका, हमने देख लिया किस तरीके से जो प्लासी का युद्ध शुरू होता है 1757 से लेकर हमने 1857 की क्रांति तक यहाँ पर आज एक समराइज फॉर्म में करती हुई चल रही हूँ। ये चीज़ मैं आपको रेगुलर बता रही हूँ और इसी को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और क्लास पसंद आती है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।